Connect. I am Yashasvi Khushu and we are in conversation with the Finance Minister, Mr. Prakash Pant. Hello sir. हाँ। So let's start from the lighter questions. शपथ ग्रहण करने के बाद से अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? देखिए, मार्च 2017 में जब इस सरकार में शपथ ली थी तो कुछ वायदे किए थे, कुछ संकल्प लिए थे और कुछ विज़न के साथ काम करना प्रारंभ किया था। चुनाव में जनता के बीच हम जब गए थे तो हमने 4 महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिए थे और ये वायदा जनता से किया था कि हम इन चारों कामों को प्राथमिकता से लेंगे। पहला विषय था विकेंद्रीकृत विकास की अवधारणा को साकार करना। राज्य के अंदर जो बिखरी हुई हमारी बसावटें हैं, बिखरे हुए हमारे गांव हैं, उन गांव तक हम बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी दे पाएँ, उन गांव को देश और दुनिया से जोड़ पाएँ, ये हमारा पहला टारगेट था। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण हमारे अवस्थापना सुविधाओं के कार्य हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना भी लक्ष्य है, जिसके तहत हमने पेयजल संकट को दूर करने के लिए दूरगामी रणनीति के तहत काम करना प्रारंभ किया, जिसमें 3 तरह से हमने लक्ष्य अपने हाथ में लिया है। पहला तो यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करें। 39,967 बसावटें हमारे पास हैं। इन बसावटों में से 60% बसावटें ऐसी हैं जिनको वर्ल्ड बैंक के मानक 40 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से हम पानी उपलब्ध करा पाते हैं, लेकिन अभी भी 40% बसावटें ऐसी हैं जिनमें 40 LPCD की रेशियो से हम पानी उपलब्ध नहीं करा पाते। शहरी क्षेत्र में 91 हमारे नगरीय क्षेत्र हैं, अर्बन बॉडीज़ हैं। इन 91 में से हमारे 21 नगरीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम वर्ल्ड बैंक के मानक 135 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से पेयजल उपलब्ध कराते हैं, लेकिन 70 ऐसे नगरीय क्षेत्र हैं जिनमें हम उस मानक के आधार पर नहीं करा सकते थे। हमारे इसके साथ एक बीच का जुड़ा हुआ पार्ट भी है जिसको हम अर्ध नगरी कहते हैं, पेरी अर्बन एरिया कहते हैं। और ये जो पेरी अर्बन एरिया है, इस पेरी अर्बन एरिया में हमारे पास 859 ऐसे पेरी अर्बन एरिया डेवलप हो गए हैं जो न गांव हैं न शहर हैं। इनमें पानी की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करना ये हमारा टारगेट था। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपर हो सके, हर गांव विद्युत से जुड़ सके। साथ ही जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया था सबका साथ सबका विकास के साथ साथ भारत स्वच्छता अभियान का, उसके तहत भी हम उत्तराखंड को उसके साथ खड़ा कर सकें। इन दृष्टिकोण से हमने काम प्रारंभ किए और आज स्थिति यह है कि 250 की आबादी तक हम सड़क पहुंचा चुके हैं। हमारा लक्ष्य इससे आगे जा कर के 0 की आबादी को सड़क से जोड़ने का है। हमने इन तीनों ही क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए 2022 तक हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य लिया, जिस दृष्टि से हम चल रहे हैं। भारत स्वच्छता अभियान के साथ उत्तराखंड जुड़ा। मार्च में हमारे टेक ओवर होने के बाद हमने इस पूरे राज्य को ODF घोषित करवाया। हर घर तक पक्का शौचालय बने, इस लक्ष्य को हमने पूरा किया। 2011-12 के जो बेसलाइन सर्वे है उसके आधार पर पूरे शौचालय बन गए, लेकिन अभी भी जो 2011-12 के बेसलाइन सर्वे के बाद शौचालय बचे हैं, लगभग 80,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास हमको शौचालय बनाने हैं, वो हम बना रहे हैं। ये विकेंद्रीकृत विकास की अवधारणा को साकार करने का विषय था। आज सारे गांव इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जिस पे बिजली नहीं है। बिजली का कनेक्शन BPL वाले को निःशुल्क दिया जा रहा है और APL वाले को बिजली के कनेक्शन में कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, और जो चार्ज लेगा वो उसके बिल में जुड़ करके निकल करके आएगा। अर्थात टारगेट यह है कि हर घर तक उजाला हो, हर घर तक स्वच्छ पानी पहुँचे, हर घर तक सड़क पहुँचे, उसको न्यूनतम आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हो सके। दूसरा हमारा टारगेट था, जो लक्ष्य हमने लिया था, कि स्वच्छ स्वास्थ्य की सुविधा का। हमारे आते समय कई ऐसे चिकित्सालय थे जिनके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। अस्पताल थे, डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं थी। बहुत अव्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य सुविधा चल रही थी। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए 1200 चिकित्सकों की नियुक्ति की। रिकॉर्ड टाइम से 18 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चिकित्सकों की न केवल तैनाती हुई बल्कि चिकित्सकों ने ज्वाइन भी किया है। हमने इसमें टर्सरी व्यवस्था लागू की, जिसमें न्यूनतम स्तर पर जो SADs हैं, CHCs हैं, PHCs हैं, उससे ऊपर के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसके ऊपर से ऊपर के स्तर पर रेफरल सेंटर हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हमारे सारे डॉक्टर वर्तमान में पहुंच चुके हैं। PHCs और CHCs को हम अब टारगेट लेकर के चल रहे हैं। अभी हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना प्रारंभ की, जो आयुष्मान भारत योजना के समकक्ष है। 23 लाख हमारे पास परिवार हैं, जिनमें से 5 लाख परिवार ऐसे थे जो आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़े थे, लेकिन
18 लाख परिवार ऐसे थे जो उस योजना का लाभ नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो उसके मानक हैं उसको पूरा नहीं करते थे। हमने संकल्प लिया, हमने कहा कि ये उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र है, हमने स्वास्थ्य की सुविधा हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया था। इसी दृष्टिकोण से हमने 190 जो हमारे चिकित्सालय हैं उन सबको इम्पैनल किया। केवल यही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हमने इम्पैनल किया और हमने कहा कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित होगा, और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना से सारे परिवार हमने उसके साथ जोड़ लिए। उनको 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा उस परिवार को हम करेंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे ताकि स्वास्थ्य की व्यवस्था भी व्यवस्थित हो सके। तीसरा हमारा जो संकल्प था वो शिक्षा से संबंधित था। हमारे स्कूलों में दूरस्थ ग्रामीण अंचल में शिक्षक थे, बच्चे नहीं थे, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ शिक्षक नहीं थे। बहुत विसंगति थी। इस विसंगति को हमने दूर किया, एनसीईआरटी की पुस्तकों को हमने लागू किया, और उसके साथ साथ सीबीएसई पैटर्न लगभग सब जगह प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर के शिक्षा व्यवस्था, गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारा जो सर्वाधिक बड़ा चुनौती हमारे सामने वो बेरोज़गारी की है, और इस बेरोज़गारी की चुनौती का समाधान करने के लिए हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। इस समय 9,36,000 बेरोज़गार पंजीकृत हैं रोज़गार कार्यालय में। सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन सबके हाथों को काम मिले, ये हमारा संकल्प है। और इस दृष्टिकोण से हमने उनको स्किल करके, उनके अंदर कौन सी क्षमता है उस क्षमता का विकास करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख बच्चों को हम स्किल्ड करेंगे, ये हमारा टारगेट है। 1,274 करोड़ रुपया हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से वितरित किया। 61,000 बच्चों को हमने नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बना दिया। उनको अपने रोज़गार वो कायम कर रहे हैं। पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया हो, इंटरव्यू व्यवस्था खत्म हो गई, पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया हो, इस बात को लेकर के चल रहे हैं। किसान हमारे प्राथमिकता में है। पहली बार गन्ना किसानों के लिए 350 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने दिया। पहली बार हुआ है जब उन्होंने अपने आधार पर हमने अनुदान दिया। जो इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसमें भी गन्ना किसानों के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, उसको भी हम मदद करने का योजना बना करके चल रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के यदि देखें, हमारी प्राथमिकता में गांव था, हमारी प्राथमिकता में गरीब था, हमारी प्राथमिकता में युवा था, हमारी प्राथमिकता में किसान था, हमारी प्राथमिकता में मातृशक्ति है। इन पाँचों सेगमेंट्स में हमने बेहतर तरीके से इन 2 वर्षों में अपनी परफॉर्मेंस की है। आगे के 3 वर्षों में हम वो छूटे हुए काम, वो टूटे हुए सपने, वो अधूरे काम पूरा करेंगे और अपने विजन को पूरा करेंगे। ग्रेट। सो आपने अभी बताया आपका विजन क्या था और आपने अभी अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो अभी आफ्टर यू हैव बीन द फाइनेंस मिनिस्टर, प्रायोरिटी क्या लगती है? सबसे ऊपर कौन सा इशू है आपके स्टेट में जो सबसे पहले डील करना है आपको? देखिए, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी प्राथमिकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ठीक हो, क्योंकि राज्य 18 वर्षों का राज्य हो गया और आर्थिक रूप से मजबूत इस राज्य को होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हम नहीं हो पाए। हमारे पास कई तरह की परेशानियां हैं। हमारी परेशानी सबसे बड़ी यह है कि हमारे जो राजस्व के स्रोत हैं वो बहुत न्यून हैं। उन स्रोतों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन हो और उन स्रोतों के आधार पर हम बेहतर तरीके से अपने राजस्व की कमाई कर सकें, ये पहली प्राथमिकता हमारी है रेवेन्यू के एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा विषय क्या है कि हमारे रिसोर्स का जो दोहन हो रहा है या उसके माध्यम से जो हमको राज्य के ट्रेजरी में जो पैसा नहीं आ रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा, और इसके लिए पारदर्शी तरीके से हम काम कर सकें। अभी वर्ल्ड बैंक से हम डिजिटलाइजेशन का प्रोजेक्ट लाए हैं। पूरे सारे विभाग ऑनलाइन हो रहे हैं, सारी व्यवस्था हमारी ऑनलाइन हो रही है। जीआईएस से ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। कुल मिलाकर के राज्य के हर विभाग को हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम से लेकर के आएंगे। हमने जीओएम को एडॉप्ट करने वाले हम प्राथमिक राज्य बने। हमने जो भी गवर्नमेंट मार्केटिंग होगी वो इससे जीओएम के माध्यम से पोर्टल से होगी, ये व्यवस्था हमने कर दी। हमने मुख्यमंत्री का सीएम डैशबोर्ड बना रखा है जिससे सारे विभागों का नियंत्रण हो सके, पारदर्शी तरीके से काम हो सके। राज्य के रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से हमने जो हमारा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, दोनों को ग्रो करने का योजना बना करके चल रहे हैं। जीएसटी आने के बाद टैक्स रेवेन्यू में निश्चित रूप से हमारा शॉर्टफॉल हुआ, लेकिन जो शॉर्टफॉल 39% था वो आज नियंत्रित होते होते अब 31% में आ गया। ओवरऑल जो जीएसटी का कलेक्शन था वो 91% की ग्रोथ लेकर के हम आगे आए। लेकिन जो हमारा एसजीएसटी है उसका शॉर्टफॉल में हमको भारत सरकार मदद दे रही है, लेकिन वो 5 ही साल के लिए देगी, और उसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस शॉर्टफॉल को ख़त्म करके राज्य को सरप्लस रेवेन्यू देने वाला राज्य बनाए। ऐसी स्थिति में लेकर के आए, ये हमारी चुनौती है और उस आधार पर काम कर रहे हैं।
जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंट्रास्टेट ट्रेड बिजनेसेस पर इम्पैक्ट क्या आया है मेजरली? देखिए, हमारा ट्रेड तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने 91% की ग्रोथ दी है पूरे देश भर में। और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होने के नाते स्वाभाविक तौर पर जिस प्रोडक्ट का हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं होगा तो उसका एसजीएसटी हमको मिलेगा नहीं। इसलिए हमारा फोकस है सर्विस सेक्टर की ओर, कि हम सर्विस सेक्टर की ओर जाएं और उनको उनके आधार पर हम टैक्स लाएं। आज जो जीएसटी काउंसिल ने ये तय किया कि एमएसएमई के जो 50 लाख तक के एमएसएमई के सर्विस सेक्टर होंगे उनको 6% फ्लैट जीएसटी दे करके उन्हें वो जीएसटी जमा कर सकते हैं। इससे हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमारा जो छोटा छोटा व्यवसायी है एमएसएमई का सर्विस सेक्टर का, उसको भी लाभ मिलेगा और राज्य का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि एसजीएसटी शेयर हमारे पास आएगा। तो इस तरह से जो एसजीएसटी के लिए हमने काम किया, वो अभी इन्वेस्टर समिट जो हमने की थी अक्टूबर में, उस इन्वेस्टर समिट में हमको 1,24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है, उसके एमओयू मिले हैं। और ये जो एमओयू हमारे पास आए, हमारा टारगेट है कि आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर इन सारी एमओयू जिन कंपनियों ने किए हैं वो हम इंस्टॉल कर लें, ताकि ये इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। छोटे छोटे व्यवसायी जैसे आप बात कर रहे थे, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, प्रोसेस में हैं, उसके लिए प्रोविजंस हैं स्टेट में अभी? देखिए, बिल्कुल प्रोविज़न है। हमारा मुद्रा बैंक योजना एक बेहतरीन योजना है जिसका लाभ ले सकते हैं। हमने अभी सर्विस सेक्टर में होम स्टे फैसिलिटी प्रारंभ की है। कोई भी बच्चे जो करना चाहते हैं, जिनके गांव में मकान है और उस मकान में वो रह रहे हैं, उसका आधा पोर्शन वो होम स्टे के रूप में टूरिस्ट को देना चाहते हैं, हमारे स्पेसिफिकेशन पे उनको हम बाकायदा फंडिंग देंगे। हमने कैपिटल सब्सिडी कर दी, हमने इंटरेस्ट सब्सिडी कर दी, हमने स्टाम्प ड्यूटी में सब्सिडी कर दी, हमने एसजीएसटी का आईटीसी काटने के बाद रिफंड हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को हम कम कर रहे हैं। इतने इंसेंटिव हम दे रहे हैं। इन इंसेंटिव का फ़ायदा वहाँ के बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड यूथ, एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स उसका उठा सकते हैं, जिसका उनको भी फ़ायदा होगा, राज्य के हित में भी काम होगा। रोजगार के बारे में आप बात कर रहे थे, आर्थिक विकास के बारे में आप बात कर रहे थे, तो अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको सिनेरियो क्या लगता है स्टेट का, किस स्पेस पर डेवलपमेंट होगी? देखिए, हमारा तो जो मेन तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम अब सैचुरेशन ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि हम जो प्राइमरी सेक्टर हमारा है, वो प्राइमरी सेक्टर राज्य बनते समय 31% में था, हमारे प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था, और वो अभी 2017-18 में 18% में आया है, क्योंकि हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, सेकेंडरी सेक्टर पे था। अब हम प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस देंगे, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज हैं उसको हम बेहतर कर सकें, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, गांव से होने वाले पलायन को रोक सकते हैं। इसलिए अब हमारा फोकस पूरी तरह से एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज की ओर रहेगा, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हम व्यवस्थित करेंगे ही करेंगे, सर्विस सेक्टर को भी व्यवस्थित करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर हम फोकस रखेंगे इन 3 वर्षों के अंदर, ताकि एग्रो बेस इंडस्ट्री हमारे पास आ सकें, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज हमारे पास बढ़ सकें और हम कृषि आधारित सह उद्योगों को स्थापित कर सकें। तो जो इंसान नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना, जो एंटरप्रेन्योर है या कर चुका है शायद, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट लगता है आपको? देखिए, उत्तराखंड तो अद्भुत धरती है। उत्तराखंड में जहाँ एक और 83 हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, गंगा, यमुना, शारदा, इसकी सहायक नदियाँ कल कल छल छल बहती हैं, 70% वनाच्छादित क्षेत्रफल है, 102 ट्रैकिंग रूट हैं, पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हमारे पास हैं। उसके साथ साथ हमारे पास संभावनाएं एग्रोबेस इंडस्ट्री की, ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम इसको बना रहे हैं। एग्रोबेस इंडस्ट्री में वो एंटरप्रेन्योर अपना शामिल हो सकता है। टूरिज्म के विभिन्न सेगमेंट हैं, विभिन्न आयाम हैं, एडवेंचर टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, आपका ये इको टूरिज्म है, इन सेगमेंट में जा सकता है, इससे लाभ ले सकता है। तो संभावनाएं बहुत हैं, काम करने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, सरकार मदद के लिए दोनों हाथ फैलाए खड़ी है। ग्रेट सर। मैंने कहीं पढ़ा था एस शूटिंग किया आपने, गोल्ड मेडलिस्ट, तो एस शूटर से यहाँ तक की जर्नी सोची थी, पहले से पता था, कभी एंटिसिपेट किया था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? कैसी थी जर्नी वहाँ से यहाँ तक की? देखिए, जीवन की शुरुआत बड़ी विचित्र हुई, क्योंकि 1977 में मैं छात्र राजनीति में आ गया था, और छात्र राजनीति में आने के बाद मैंने अपना करियर चुनना प्रारंभ किया। मुझे सलाह दी गई, लोगों ने कहा, जिस तरह से लोग सलाह देते हैं कि ये कर लो, इसको करके करियर अच्छा होगा, वो भी किया।
और 4 गवर्नमेंट जॉब एक के बाद एक छोड़ता चला गया। 1984 में अंतिम जॉब छोड़ा और 84 में लास्ट जॉब छोड़ने के बाद अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करनी है। भारतीय जनता पार्टी को तब केवल 4 साल हुए थे। 1980 एक जुनून हुआ करता था, खेलते थे, शौकिया खेलते थे और क्रिकेट में कीपिंग किया करता था। और कीपिंग करने की वो आदत जो बचपन में थी वो आज तक है और आज भी कीपिंग ही करता हूँ। अमेजिंग। तो सर, हमको बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, हमें पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं बिजनेस कनेक्ट के थ्रू उन सारे व्यूअर्स को, रीडर्स को? देखिए, समय सबको मिलता है और वो समय का हर व्यक्ति सदुपयोग करे, ये अवसर ईश्वर देगा। संसार महानाट्यशाला है और उस महानाट्यशाला में आप सब लोग आइए और अपने अपने पात्र का अभिनय जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको बेहतर तरीके से करें, निष्ठा से करें, सफलता अवश्य मिलेगी। समय प्रतीक्षा कर रहा है। काल के माथे पर बाल होते हैं, काल को पीछे से पकड़ना संभव नहीं, इसलिए उससे आगे बढ़ कर के पकड़ेंगे तो समय आपके साथ चलेगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving your time to Business Connect. Thank you. So this was our Finance Minister of Uttarakhand. I am Yashasvi Kushu, and please be connected with Business Connect. Thank you.